वन। अभी कुछ लोग बाहर हैं क्या? कोई ऐसा जिसका आज पहला दिन हो? अच्छा, चलो। और कोई ऐसा ऊपर वाले का बंदा जो पहली बार, जिसने पहला क्लास है उसका? एक ही स्टूडेंट है हमारे पास जिसका फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो बच्चे जो लोग पहली बार आए हैं या जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है तो उनको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा प्लानर तो आपका ऑलरेडी आपके पास होगा कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने टिश्यूज़ और कॉकरोच के बारे में पढ़ा। देन वी स्टार्टेड द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी हम फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ द ब्रीदिंग रिलेटेड टू द रिस्पिरेशन पार्ट, और उसमें हम एक लेक्चर फिनिश कर चुके हैं। अब सेकेंड वाले पार्ट में जो कि कल का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो जल्दी से एक जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार डिस्कस करते हैं, देन विल बी मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपकी थोड़ी सी मेमोरी, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से बादाम वादाम खाते हो, ठीक है, तो सबकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, एल्वेलाई, एल्वेलाई के बाद आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ये, और जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये बड़ा दानवीर बन जाता है और किसके पास जाता है, टिश्यूज़ के पास जाता है। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था, देयर वाज अ वन टेबल, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो किस पे डिपेंड करता था, व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स। अगर आपको गैसेस, जो आपका जो पार्शियल प्रेशर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका पार्शियल प्रेशर, मतलब उसका इंडिविजुअल प्रेशर बहुत मैटर करेगा कि वो रिलीज होगी कि वो नहीं रिलीज होगी, राइट। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता था। तो पार्शियल प्रेशर आप लोगों ने बोला, भाई देखो मुझे नहीं पता, आप ही लोग बोल रहे हो, 159 mmHg, राइट। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, राइट। सेकेंड हमने पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.3 mmHg। कोई भी बिना देखे बताना है सबको, ठीक है, देखेगा नहीं कोई। आप लोग, आपको पता है पिछले जन्म के सारे डॉक्टर्स, बेइज्जती हो जाएगी पिछले जन्म की, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं करना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3। नेक्स्ट आ जाते हैं, एल्वेलाई के अंदर कितना था, 104, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 40। ठीक है, अब एक चीज हमें याद रखनी है, जैसे कई बार कल भी जैसे कंफ्यूजन मैंने देखा कि जब मैं बाद में पूछ रहा था, रिवाइज करा रहा था, तो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा था कि स्पेशली ये होगा कि डीऑक्सीजनेटेड में कितना है, ऑक्सीजनेटेड में कितना है, क्योंकि जब आप फ्रेश पढ़ते हो तो आपको याद रहता है, बाद में फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, अगर हम जैसे टिश्यूज के बारे में बात करें, टिश्यू इज द प्लेस जहां जाके एक्सचेंज होने वाला है, दैट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन जहां मीटिंग होने वाली है, हमें कुछ डिलीवर करना है, राइट। तो यहां हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन कितना होता था, 40, और कार्बन डाइऑक्साइड होता था 45, राइट। आपको ये याद रखना है, इन केस अगर आपको ये लगता है कि 40 ऊपर था, 45 नीचे था, आपको पता है कम वाला ऊपर है, ज्यादा वाला नीचे है। पहले आप टिश्यू को देख लो, मतलब सारा लिखने से पहले अगर आपको याद रखना है तो इतना तो याद रहेगा ना कि 40-45 जैसी कोई चीज होती है। लास्ट कॉलम में आपको कितना लिखना है, 40 ऊपर वाले में, नीचे 45। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है कि जो टिश्यूज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होती है, वही कॉन्सेंट्रेशन किसके पास होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। कितनी होती है, 40, और बताओ ठीक है कि नहीं। उसके बाद बस एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, जैसे जितना एल्वेलाई से जितना पिक करा जाएगा वही किसमें होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए ट्रू नहीं होता। ऑक्सीजन कितना आता है, 95, और ये कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखा कि सिमिलर आपको मिलती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के इस केस में जो टिश्यूज के अंदर है वही किसके अंदर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है। जो एल्वेलाई के अंदर है वही किसके अंदर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यस और नो।
टेल मी, बता देंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर टिश्यूज में देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो कितना होगा? 40। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 45 होगा। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम यूज करते हुए अभी देखेंगे कि कैसे चीजें हो रही थी। उसके बाद हमने एक चीज देखा था इसमें, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, राइट? इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं जिससे आपको फिर से रिकॉल हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आते हैं, ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप एक ग्राफ की तरह फॉर्म बनाओगे कि आपको पता है कि ये वेव्स मिलती हैं आपको, ठीक है? कौन सी वेव्स हैं ये? फिर उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद कहाँ आ जाओगे आप? नीचे आ जाओगे, फिर आप चलाते रहो ऐसे, राइट? कुछ इस टाइप की चीज़ होती है। अभी क्या चीज़ हो रही है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो नॉर्मल जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो आपके पास ये चीज़ क्या है? फ्रॉम हियर, ये इसको यहाँ ऑलमोस्ट टच करेगा, तो दिस इज टीवी, और टीवी आपको पता है क्या होता था? टाइडल वॉल्यूम, और अमाउंट कितना होता था? 500 ml, राइट? मतलब एक ये सिंपल वेव है जिसमें आप कोई छिड़खानी नहीं कर रहे हो, आराम से अपनी सांस ले रहे हो, जैसे अभी आराम से सांस ले रहे हो, ठीक है? फिर आपका कोई शरारती दोस्त आ जाता है, फिर आपको चैलेंज करने लगता है कि बता तू अगर पानी में कूदने से पहले तू बता कितनी सांस ले सकता है, कितनी देर तक सांस अंदर खींच के तू पानी में कूद सकता है, या कितने टाइम तक रुक सकता है। तो आपने ले लिया वो चैलेंज, आप तो बहुत डेयरिंग लोग हो। तो आपने क्या किया? वो चैलेंज लिया, तो आपने नॉर्मली जितना लिया था अमाउंट 500 ml तो आप ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है? और एडिशनल अमाउंट जो आपने लिया वो क्या है? फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट दिस अमाउंट इज? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस और नो, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन फिर आपके दोस्त ने बोला कि यार देख, ये तो मुझे अलग अलग बता रहे, सिंपल लैंग्वेज में बात कर, और मुझे पता कि तेरी कैपेसिटी कितनी है, तू कितनी एयर को इंस्पायर कर सकता है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे भाई? उसने आप बोलोगे कि भाई मैं 500 तो पहले ले सकता था और 2500 to 3000 बाद में ले सकता था, राइट? तो वो क्या हो गई? वो आपकी इंस्पिरेशनल क्या हो गई? कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप पहले 500 ले सकते थे और उसके बाद एडिशनल आप कितना ले सकते हो? 2.5 लीटर से 3 लीटर, मतलब 2500 ml टू 3000 ml, राइट? तो इतना अमाउंट आप ले सकते थे। तो आपसे इससे आपका वॉल्यूम भी क्लियर हो गया और इससे आपका एक चीज और क्लियर हो गई, कैपेसिटी क्लियर हो गई। तो अगर आप लिखोगे कि आईसी जैसी कोई चीज होती है तो आईसी को आप कैसे डिफाइन करोगे? इंस्पिरेशनल कैपेसिटी क्या हो गई? IRV प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर इसका अमाउंट पूछा जाएगा तो कितना आएगा? यहां हमारे पास वॉल्यूम था 2500-300 ml प्लस 500 ml, कितना हो गया? 3000 to 3500, राइट? दिस इज 3500। ये हमारा क्या आ रहा है? इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। आप दिक्कत क्या आती है जब इसका स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है? आप मुझे बताओ कि जब आप कहां से काउंट करोगे, आपसे पूछा जाता है कि यार तेरी इंस्पिरेशनल कैपेसिटी कैसी है। अगर उन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में दिया, दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। वो पता है कहां से बोलेंगे? आफ्टर जो इंस्पिरेशनल कैपेसिटी होती है उसका जस्ट अपोजिट आता है। अगर इंस्पिरेशनल कैपेसिटी बोल रहा है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब इंस्पिरेशन नहीं, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? यहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, दिस इज द पॉइंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, दिस इज द पॉइंट। अब यहां से आपको पूरा ये पहाड़ चढ़ना है, ठीक है? तो अगर आपसे कैपेसिटी पूछी जाएगी तो आप क्या बोलोगे कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो टोटल, दैट इज व्हाट? इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। तो उस डेफिनेशन के अंदर आपको ये बहुत याद रखना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा जब मल्टीपल डेफिनेशंस आएंगी। तो इंस्पिरेशनल कैपेसिटी कहां से अगर आप डिफाइन करते हो तो व्हाट यू विल बी टेलिंग कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट एनी इंडिविजुअल कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉट इंस्पायरेशन। है कौन सी कैपेसिटी? इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। लेकिन बोल क्या रहे हैं? आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है?
जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर देते हो उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ले रहे हो, दैट इज अ इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, कि दैट इज योर लिमिट. नॉर्मली तो हम इसको समझ लेते हैं कि इंस्पिरेशनल कैपेसिटी वो हुआ दिस अ टोटल अमाउंट दैट वी कैन इनहेल. बट व्हेन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, आपको ये वर्ड एडिशनल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जान ही यही है. आईसी तो यू ऑलरेडी अंडरस्टूड, राइट. इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है कि आईसी क्या होता है. इंस्पिरेशनल कैपेसिटी कितना मैक्सिमम अमाउंट ले सकते हो, फाइन है, ठीक है. आईआरवी को ऐड कर देते हैं टीवी के साथ, ठीक है. लेकिन जो ट्रिकी पॉइंट इज कि जो डेफिनेशन में आएगा कि इट इज हैपनिंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. इज इट क्लियर? चलो ये हो गया. उसके बाद आते हैं बंदा फिर वही जो आपको चैलेंज देने वाला आपका दोस्त है, वो आपको फिर से चैलेंज दे रहा है, कह रहा है कि यार तुमने अच्छा 2500 से 3000, ये आपका कितना था 2500 टू 3000 ml, इतना आपका आईआरवी था. उसने फिर से आपको चैलेंज किया कि आप मुझे बताओ कि यार तुम नॉर्मल सांस ले रहे थे, अब तुम कितना रिलीज कर सकते हो आउटसाइड, राइट. तो आप आपने नॉर्मल कितना रिलीज कर दिया था, 500 ml आप रिलीज कर चुके हो, राइट. एडिशनल अमाउंट आप जितना रिलीज करते हो उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अगर आपके पास एक आईआरवी है तो दूसरा क्या है, ईआरवी है. ईआरवी क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है हमारा, बताइए. 1000 टू 1100 ml. मतलब दिस इज द एडिशनल अमाउंट दैट यू आर रिलीजिंग आफ्टर व्हाट, कि दिस इज द एडिशनल अमाउंट आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. आपने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, यहां कर दिया ना, उसके बाद आप कितना रिलीज कर रहे हो, दैट इज द टोटल अमाउंट, ईआरवी, राइट. अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आईसी के बारे में बात किया था, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, ईसी, एक्सपायरेशनल कैपेसिटी, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है. तो जिस तरीके से हम यहां पर इस पॉइंट से बात कर रहे थे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भाई तुम कितना एयर रिलीज कर सकते हो, इसी तरीके से नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आपने 500 ml ले लिया. नाउ व्हाट्स द टोटल अमाउंट यू आर रिलीजिंग आउटसाइड, राइट. इंटेंशनली आप कितना मैक्सिमम अमाउंट कितना रिलीज कर सकते हो. तो नॉर्मल आपने कितना कर दिया, 500 ml तो आप कर चुके थे, प्लस आपने और कितना किया, ईआरवी, मतलब 1000 टू 1100, तो टोटल कितना हो गया. ईसी अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टीवी प्लस, एंड दिस इज व्हाट, एक्सपायरेशनल कैपेसिटी व्हेन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, राइट. ये आ रहा है आफ्टर व्हाट, नॉर्मल इंस्पिरेशन. और वो बताइए कैसे आएगा, आईसी इज आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. आई होप इट इज क्लियर नाउ. दो कैपेसिटीज हमने पढ़ ली और वॉल्यूम पढ़ लिया. एक टाइडल वॉल्यूम पढ़ लिया, एक हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ लिया, दूसरा हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ लिया. दो कैपेसिटीज हमने पढ़ी, एक पढ़ा हमने व्हाट, इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, और दूसरी हमने क्या पढ़ी, एक्सपायरेशनल कैपेसिटी. उसके बाद आपसे एक चीज बोला गया, जैसे भगवान जी ने आपको, हमें पता है कि इंसान ऐसी स्पीशीज है बहुत लापरवाह, तो उनको पता था कि ये तो शर्त लगा लेंगे और फिर मर जाएंगे, और फिर आके ये मतलब वही है कि हेल में आके मैं फिर तलूंगा इनको कढ़ाई में. तो अब ऑयल लगता है भाई उसमें, ऐसे थोड़ी कि तुम लोग तो शर्त लगाते रहोगे कि ठीक है, किसी से दोस्त से शर्त लगा दी कि नहीं मैं आज तुझे भाई 6 लीटर निकाल के ही रहूँगा एयर कहीं से भी, राइट. तो उस टाइप से तो बंदर राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, राइट. तो ऊपर वाले ने क्या किया, हमें एक एडिशनल वॉल्यूम दिया, ठीक है. और उस एडिशनल वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज द अमाउंट. अगर आप देखो इसके नीचे हम एक अगर ये बना लें लाइन कि यहां तक तो आपकी लिमिट थी कि आप इतना रिलीज कर सकते हो, बट जस्ट बिलो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी आर स्टिल हैविंग इन द लंग्स. आप जितना मैक्सिमम एयर रिलीज कर देते हो उसके बाद भी लंग्स के अंदर क्या रहता है, एयर प्रेजेंट रहता है, एंड दैट इज हाउ मच, 1100 टू 1200, 1100 टू 1200 ml. क्लियर हो गया, बताइए. अब अगर आप बात आपसे की जाए, अगर टोटल, अगर आपके पास क्या हो गया कैपेसिटी, हमने इंस्पिरेशनल कैपेसिटीज देख ली, हमने आपका देख लिया एक्सपायरेशनल कैपेसिटी. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होगी,
वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई जिसमें आप जिंदा रह सको, राइट? भाई मैक्सिमम आप अगर आप देखो कि आप जिस कैपेसिटी के अंदर जो आपकी रेंज है, मतलब जिस रेंज में आप शर्त लगा सकते हो, राइट? आप अपने दोस्तों के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हो, जितनी भी शर्तें लगा रहे हो, वो इसी वाइटल कैपेसिटी में लगा सकते हो। वाइटल की कैपेसिटी का मतलब है कि वो रेंज जिस तक आप बचोगे, ठीक है? आप दोजख में नहीं जाओगे, मतलब आप हेल में नहीं जाओगे, राइट? तो उस कैपेसिटी को हम क्या बोल रहे हैं? वाइटल कैपेसिटी, राइट? तो वाइटल कैपेसिटी आप मुझे बताइए किस रेंज में हम डील कर रहे हैं, बताइए। कौन कौन से वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, कहां तक रेंज है? अगर एक बंदे की हम रेंज देखें तो कितना वो ले सकता है, यहां तक आ सकता है, ठीक है? और नीचे कहां तक आ सकता है? एक तो आपके पास ये पॉइंट है, और दूसरा कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, राइट? दीज आर द टू पॉइंट्स ना, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो आपकी लिमिटेशंस है, राइट? उन लिमिटेशंस को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ वाइटल कैपेसिटी। अब इस वाइटल कैपेसिटी को लिखने के अलग अलग तरीके आप सोच सकते हो। कई बार आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा, जैसे इजीली यहां से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? IRV प्लस TV प्लस आप क्या कर सकते हो? ERV, राइट? कई बार इसको कैपेसिटीज के फॉर्म में दे दिया जाएगा। अगर सपोज किसी ने लिख दिया कि दिस इज अ इंस्पिरेशनल कैपेसिटी और प्लस ERV लिख दिया, सो दैट इज ऑल्सो वाइटल कैपेसिटी, राइट? तो वो क्या कर सकते हैं? दे आर गोइंग टू चेंज द थिंग्स, राइट? वो हमेशा आपको बहुत इजी ये नहीं दे देंगे कि सीधे वॉल्यूम्स को आप एडिशन करो एंड देन फाइनली यू आर गेटिंग द वाइटल कैपेसिटी। दे कैन चेंज द थिंग्स, राइट? दे कैन गिव यू द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और वहां अगर आपको ये बेसिक सारी चीजें क्लियर होंगी देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट, जो भी कॉम्बिनेशन वो बना के देंगे देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट, राइट? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, आप बताइए क्या होगा वाइटल कैपेसिटी अगर हम लिखते हैं इसको, तो व्हाट वी आर हैविंग, जैसे मैं ऊपर से स्टार्ट करूं, अगर IRV प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज अ वाइटल कैपेसिटी, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ अ ह्यूमन कि वो कितना एक्सपायर कर सकता है, कितना इनहेल कर सकता है। तो दिस इज अ टोटल लिमिट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वाइटल कैपेसिटी बोल रहे हैं। अगर इसका आपको अमाउंट देखना है डायरेक्टली, अगर आपको फिंगर टिप्स पे रखना है तो आप या तो मेमोराइज कर लो, अदरवाइज यू कैन ईजिली पुट द वैल्यू और फाइंड आउट कर सकते हो फिर उसको। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बताइए, कितना ले रहे थे? 2500 टू 3000, 3 लीटर लिख लेते हैं इसको। TV कितना है? 500 ml। ERV कितना है? 1000 टू 1100, ठीक है? इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हो गया? उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, आप मुझे बताइए इसमें एक और होगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपका अच्छा एक चीज और, वाइटल कैपेसिटी को डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछा जाएगा। ये तो आप बता दोगे, ये फॉर्मूला इज इजी, बट वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो बताइए कौन बताएगा वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन? यस बच्चे। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, दिस इज द फोर्स एक्सपायरेशन, दिस इज द पॉइंट ना। अगर आपको वाइटल कैपेसिटी का कोई डेफिनेशन पूछ ले, लिखा होगा उसमें स्टेटमेंट लिखे होंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट और इनकरेक्ट। मैं आपसे मोस्टली बोल रहा हूं कि अगर आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो मोस्टली फोकस ऑन दोज क्वेश्चन जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है? उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेक्शन को ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि वो सभी करेंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा वो जो छोड़ेगा उसको, वो सब करेंगे। मेनली जो आपके मार्क्स जाएंगे वो या तो करेक्ट इनकरेक्ट में जाएंगे, या मल्टीपल वाले में जाएंगे, या असर्शन रीजन में जाएंगे, ठीक है? दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमें मेनली चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन, आपको लगेगा कि यार मुझे तो वाइटल कैपेसिटी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? मैं तो सबको जोड़ के रख दूंगा, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन, राइट? बट द थिंग इज दे विल बी आस्किंग कि अच्छा डेफिनेशन बताओ, तुम इतने तुर्रम खाओ तो ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक होता है, और क्या किस पर्टिकुलर टर्म के बाद। अगर उन्होंने सपोज कहीं भी कुछ लिख दिया, एक्सपायरेशन कर दिया, इंस्पायरेशन कर दिया, आपके मार्क्स चलेगा वहाँ, ठीक है? तो आपकी इसकी दो डेफिनेशन हो सकती हैं। एक, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना एयर ले सकते हो, राइट? द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन इनहेल, राइट? सो दैट विल बी व्हाट? वाइटल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन कोई दूसरे तरीके से भी दे सकता है, कौन देगा बताओ? फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन रिलीज इज ऑल्सो अ वाइटल कैपेसिटी, राइट? हमने ये देखो पिछले उसमें करा है, राइट? आपके पास वाइटल कैपेसिटी क्या होती थी? टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, राइट? उसके बाद आप देखो हमारे एक बच रहा है FRC।
फिर टोटल लंग कैपेसिटी भी देखेंगे। तो हमारे पास एक और भी टर्म आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो आपके पास, आप नॉर्मल रिस्पिरेशन कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल रिस्पिरेशन के बाद आपके पास कितना अमाउंट बच रहा है टोटल, राइट, दैट इज व्हाट, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, राइट। तो हमारे पास एक चीज और है, दैट इज एफआरसी, और एफआरसी क्या होता है हमारा, ईआरवी प्लस आरवी। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे जोड़ देंगे। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब हो गया उसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने जो पढ़ा था कि स्पायरोमीटर से हम क्या नहीं मेजर कर सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलो, तो अगर अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताइए जल्दी से, इंस्पिरेशनल कैपेसिटी क्या होता है? फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से। टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। जल्दी से वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला बताइए। आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। जल्दी से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला बताइए। ईआरवी प्लस आरवी। अब बता दीजिए टोटल लंग कैपेसिटी। ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, ये मैंने थोड़ा रैंडम लिख दिया है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस ईआरवी। सबको फॉर्मूला क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इस पे आगे चलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है, वो कैपेसिटीज के बारे में था, वॉल्यूम्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक टास्क किया। सबसे पहले मैंने कल भी आपको चैप्टर के बारे में बोला था कि वी स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फिर हमने मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म के बाद हमने एक्सचेंज देखा, वेयर, एट द एल्वेलर साइड। नाउ वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट। आपने एल्वेलाई में तो देख लिया कि भाई एक्सचेंज आप कर रहे थे, कैसे आप कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो कि कैसे एक्सचेंज होगा। दैट वी जस्ट लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ब्रीदिंग में कैसे आप स्पेस प्रोवाइड कर रहे हो टू क्रिएट द प्रेशर, राइट, कैसे एक्सचेंज हो पाएगा, मतलब आप अवेलेबिलिटी कर रहे हो, बट वी आर नॉट लर्निंग अबाउट द मैकेनिज्म के कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वहां, राइट। दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे। मतलब क्या पार्ट है, आपने देखो कि आपके पास लंग्स के पास क्या हो रहा है, लंग्स क्या है हमारे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, राइट। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम क्या है, उसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इसके पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अब यहां से हमारे पास से जो ये ब्लड आया था, ब्लड में क्या था, ब्लड में CO2 है, राइट। ये क्या करेगा, यहां CO2 देगा और यहां से लेके ऑक्सीजन जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू लर्न कि ये कैसे सिस्टम में आएगा। अभी यहां आके सिस्टम में आ रहा है ना इसको, राइट। सो ये कैसे सिस्टम में आएगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कि लंग्स ने ऑक्सीजन लेके कहां जा रहा है, टिश्यूज के पास पहुंचाएगा, और टिश्यूज से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस। बहुत इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, राइट। अब किसके थ्रू होता है, एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है आरबीसीज के अंदर, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ये किस किस चीज का बना होता है, ग्लोबिन का बना होता है और हीम का बना होता है। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपने देखा होगा जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा अकेले ही काम कर लें, उनके साथ कोई ना कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा होता है, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हो सकता है कि वो अकेले कुछ ना करें, लेकिन अगर उनका सपोज किसी के साथ पेयर अप कर दो, इसीलिए हमने देखा होगा जैसे टेनिस वगैरह, जैसे टेनिस में हमने देखा होगा सानिया मिर्जा को कभी आपने अकेले कोई ट्रॉफी जीते देखा है, नहीं देखा है ना। हमेशा मिक्स डबल में तो उसकी ट्रॉफीज होंगी। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, शी इज अ गुड प्लेयर, बट द थिंग इज कि कई बार होता है कि यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, राइट। तो हीमोग्लोबिन में अगर जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं, उनका फंक्शन कैसे होता है कि दे आर वर्किंग विद सम एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, राइट। तो इसी तरीके से हमारे हीमोग्लोबिन में दो मतलब जो ये पिगमेंट है हमारे पास क्या है, एक तो हीम वाला पार्ट है एंड सेकंड वन वी आर हैविंग अ ग्लोबिन, राइट। और ये एक कैसी प्रोटीन होती है, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। अभी जब आप देखोगे ना, जैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्रोटीन में भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया मतलब आपने सिंगल अमाइनो एसिड्स को जोड़ते चले गए,
राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, बीच में बॉन्ड्स बना लिए। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपने क्या किया कि कोई प्रोटीन है उसमें सर्कल्स बन गए, जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर होती है ऐसे ही उसमें भी हेलिक्स होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे हेलिक्स बन गए। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये हो गई कि आपने डिफरेंट जो टर्शरी स्ट्रक्चर थी उनको आपस में जोड़ दिया। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कितनी चेन होती हैं बच्चे, तो इसके पास कितनी होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और कौन सी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। इसमें हीम होता है और हीम के अंदर कौन होता है, आयरन होता है। कौन सी स्टेट में, Fe+2। क्या होता है इसके अंदर, Fe+2। अब जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब उससे क्या होता है, उससे बन जाता है मेथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, और उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होती है। ठीक है, फर्क है दोनों में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है, मतलब इसके आयरन से बाइंड कर रहा है, तो क्या उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आप बोलोगे उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, उसके साथ उसका ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन का मतलब ये हो गया कि आपको सपोज आपको कोई मिल गए, कोई रिलेटिव, और उन्होंने सपोज अपने छोटे बच्चे को, ऐसा होता है ना शादी में कहीं जाते हैं, तो मुझे तो सबसे बुरा लगता है, सही बता रहा हूँ ये, कि मतलब जैसे आपके कोई रिलेटिव है, उनका कोई छोटा बच्चा है, उसने आपको टैग कर दिया। अब वो तो बड़े से गाउन पहन के घूम रहे हैं आंटी, और तुम उसके बच्चे को खिला रहे हो, और वो बच्चा तुम्हें परेशान करे जा रहा है। तो टैगिंग जो हो गई, मतलब आपने उसको, वो बच्चा आपका नहीं है। अगर आपका होता तो दैट इज अ ऑक्सीडाइज वन, फिर तो मजबूरी है भाई आपको अपना ही बच्चा खिलाना है, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आसपास के कपल्स बस फोटो शूट के लिए वो तो लगे हैं अपना रील्स बनाने में, ठीक है, राहुल और अंजलि बनने में, और हमारा क्या काम हो रहा है, हम पूरी शादी में क्या कर रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, वो भी किसी दूसरे के, अपने तो हैं भी नहीं, राइट। तो वो वाला सिचुएशन, मतलब दोनों में फर्क समझ लो। ऑक्सीजन से जब बाइंड करेगा तब बनेगा मेथ हीमोग्लोबिन, लेकिन वो क्या नहीं करता, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। सेकेंड कंडीशन इज द वन, जब आप ऑक्सीजनेशन करते हो तब आपको क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो क्या बन रहा है, अगर ऑक्सीजन Hb प्लस ऑक्सीजन होगा तो क्या बन जाएगा, HbO2। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर बच्चा? हीमोग्लोबिन इज बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन, दिस इज अ ऑक्सीजनेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया हीमोग्लोबिन का। इसमें कौन कौन से 2 पार्ट हैं, ग्लोबिन और हीम। ग्लोबिन कौन सा पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट है। हीम कैसा है, प्रोस्थेटिक है। आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन और होता है जो बच्चों के अंदर होता है, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है ना, बहुत स्पेशल टाइप का हीमोग्लोबिन है, क्योंकि बच्चों में आप देखोगे कि रेट भी ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में जब वो पैदा होते हैं तो उनका क्या होता है कि लंग्स इतने ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होते, तो उनके हीमोग्लोबिन में जो फीटल अगर आप देखोगे तो उसका हीमोग्लोबिन का अगर आप देखोगे तो इट इज़ हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन। और उस पर स्पेशल एक चीज़ होती है कि जो 2,3 बिस फॉस्फेट होता है, फॉस्फोग्लिसरेट होता है, वो उसके साथ बाइंड नहीं करता। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, राइट। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो होगा वो उसकी एफिनिटी, अगर आपसे पूछा जाए किसकी एफिनिटी ज़्यादा बेटर है, फीटल वाले की क्या अडल्ट की, तो आप बोलोगे फीटल हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसमें हीमोग्लोबिन में देखें, ऑक्सीजन से ज़्यादा, अगर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, कितना 250 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता है। मतलब आप ये सोचो कि 25 mmHg होता है जिसपे आपका 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, लेकिन अगर आप 0.4 भी mmHg अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो 50% हीमोग्लोबिन को बाइंड कर जाएगा ऑलरेडी। तो मतलब उसकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन इज इनफ टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। मतलब अगर 2 प्लेयर हैं, मान लो कि कोई कॉम्पिटिशन है, कोई स्वयंवर रचा गया है, और उस स्वयंवर में कोई एक वो है और उसमें बंदे लोग 2 लोग आ रहे हैं, तो उसमें एक बंदे की ऑलरेडी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी बाइंड कर पा रहा है, दूसरे वाले की कम है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर कि आपके पास 2 चीज़ें हैं, उनमें से एक की कैपेसिटी टू बाइंड इज गुड इन कंपेरिजन टू द अदर, राइट। चलो, तो आई थिंक हीमोग्लोबिन के पार्ट सारे क्लियर हो गए। ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। उसमें एक स्पेशल पिगमेंट है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में आप
99% चीजें जानते हो। कितना प्रेजेंट होता है ब्लड में? 15 ग्राम। कितने में? 100 ml में। कितने में प्रेजेंट होता है? 100 ml में कितना होता है? 15 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है ऑक्सीजन? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम, ठीक है? 1 ग्राम कर रहा है 1.34। अगर टोटल 15 करोगे तो कितना करेगा? अराउंड 20 ml। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कितना कर रहा है? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन करता है 1.34 और 15 ग्राम कितना करता है? 20 ml, राइट? लेकिन फाइनली डिलीवर कितना करेगा? अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखते हो, जैसे ये टिश्यूज के पास पहुंचता है तो जब ब्लड बाहर आ रहा है, जो आर्टीरियल ब्लड पहले टिश्यू के पास गया, अब अगर वो टिश्यू से जब ब्लड निकल रहा है तो अगर उसमें आप चेक करोगे तो दैट विल बी कमिंग 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है, जैसे कभी कभी हम ये समझ लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड का मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है उसमें। भाई ऑक्सीजन होगी उसमें, लेकिन अमाउंट इज लेस, राइट? पहले कितना था? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन था। जब वो टिश्यू से बाहर निकलेगा तो उसके पास होगा 14.4, अप्रोक्सीमेटली हम वैल्यू देते हैं 5 ml। कितना देते हैं? 5 ml। 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन है कितनी उसके पास? 20। मतलब 100 ml ब्लड में अगर आप देखोगे तो कितना होता है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज बाइंड विद 100 ml। क्या हुआ बच्चे? नहीं अरे कुछ फनी हो तो हमें भी बताओ यार, हम भी हंस लें थोड़ा सा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुमित। हाँ सुमित भाई, क्या बता दो यार, अरे कुछ तो बता। क्या हुआ? कोई जोक? पक्का बता दो, अब बाद में बता देना चाहें तो ठीक। चलो तो कितने कितने से बाइंड कर रहे हैं? 1 ग्राम बाइंड कर रहा है 1.34 ml से, और 15 ग्राम किससे बाइंड कर रहे हैं? 20 ml से, राइट? और कितना रिलीज होगा? पहले जब आ रहा है तो उसके पास 20 होता है, और जब रिलीज हो जाता है तो कितना हो जाता है? 14.4। अप्रोक्सीमेटली 5 ml डिलीवर हो रहा है। मतलब आप सपोज गए अपने किसी फ्रेंड के साथ, तब आपके पास 20 रुपीज थे, जब बाहर निकले तो मान लो आपके पास 15 बचे, तो ऑब्वियसली आपने कितना खर्च कर दिया? 5 रह गया कहीं, या किसी शॉप वाले को दे दिया, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर, राइट? तो आई थिंक हीमोग्लोबिन का रोल क्लियर होगा। आगे आते हैं। दिस इज द ग्राफ जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हो आप, और इस कर्व के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सेस पे क्या दिखाया गया? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब आपके पास हीमोग्लोबिन है, मतलब एक हीमोग्लोबिन ऐसा है, आप ये मान के चलो कि आपके पास एक कार है जो 4 सीटर है। कैसी कार है आपके पास? 4 सीटर कार है। तो आप हीमोग्लोबिन को कंसीडर करके चलो कि हीमोग्लोबिन इज अ 4 सीटर कार। उस 4 सीटर कार पे हर एक सीट पे कितने ऑक्सीजन बैठ सकता है? 1 ऑक्सीजन बैठ सकता है, 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं, राइट? तो आपसे बोला गया है कि सपोज इस तरीके की बहुत सारी कार खड़ी हैं, और मान लो कि हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं या कोई विजिट करने जा रहे हैं कहीं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी तेजी से, कितना परसेंटेज, मतलब जितनी भी कार थी या कितने भी हीमोग्लोबिन थे, उनका कितना सैचुरेशन से, कई बार हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड लगने लगता है कि इसका क्या मतलब हुआ, परसेंटेज, सैचुरेशन एंड ऑल दीज, राइट? तो हमें बस ये समझने की जरूरत है, सैचुरेशन का मतलब है कि आपके पास जितनी कार, सपोज अभी पीडब्ल्यू के बाहर बहुत सारी 4 सीटर कार लगा दी जाए और आपको बोला जाए कि चलो आज क्लास बंक करते हैं और चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, राइट? तो कितनी तेजी से, और आपको बोला जाए कि भाई 1 मिनट की विंडो है, ठीक है? तो विल बी फाइंडिंग आउट कि उसके बाद कितनी सीट्स फिल हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। तो उसके लिए ना कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार चलो इस पे ग्राफ भी बना लेते हैं कि कितने पीडब्ल्यू के बच्चे 4 सीटर कार में जाके बैठे और ये ग्राफ बन गया, राइट? सिमिलरली हीमोग्लोबिन के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उसके पास 4 सीट्स हैं और उसके साथ क्या बाइंड कर रहा है? ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यहां आपको दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सेस पे आपको क्या दिया गया है? वाई एक्सेस पे आपको दिया गया है परसेंटेज सैचुरेशन। मतलब कि आपके पास अगर 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स थे तो उसमें से कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स सैचुरेट हो गए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल की तो आप बात नहीं करोगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, कि 50% हो गए, 20% हो गए, 30% हो गए, या 100% हो गए, राइट? तो आपने क्या किया? उसका ग्राफ बना लिया। आपको ये 2 एक्सेस याद रखना जरूरी है। क्या क्या? एक्स एक्सेस पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सेस पे क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। की हीमोग्लोबिन कितना था, मतलब जितना भी हो उसका कितना परसेंटेज बढ़ चुका है।
अब सपोज किसी यहाँ से जो सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं वो पूछने लगते हैं कि भाई एक डेटा वहाँ से मंगाया जाता है कि कितने लोग यहाँ से गए थे, कार में बैठ चुके हैं, बताइए कितनी कार फिल हो चुकी हैं। सपोज मान लो कि 100 कार बोली थी, उसमें 75 फिल हो गई, तो आप बोलोगे 75% जो है फिल हो चुका है, तो दैट इज अ परसेंटेज सैचुरेशन। तो हीमोग्लोबिन सपोज अगर सब 75% हो गया, सब जगह ऑक्सीजन जुड़ गई, तो आप क्या बोलोगे 75% सैचुरेशन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? टोटल नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें परसेंटेजेस में, क्योंकि जब बड़े डेटा से हम डील करते हैं तो विल बी टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, राइट? टोटल नंबर नहीं बात करेंगे। तो आई थिंक वाई एक्सेस क्लियर है और एक्स एक्सेस क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसा होता है, शेप क्या होता है इसका? इसका शेप होता है सिग्मॉइड। शेप है सिग्मॉइड। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप देखोगे शेप आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो आपका उसका शेप क्या आएगा? सिग्मॉइड आएगा। अब इससे रिलेटेड कभी हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे आपसे पूछा जाएगा एक और पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का नाम सुना होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन? मसल्स में प्रेजेंट होता है। मसल्स में क्या करता है? वो भी ऑक्सीजन बाइंड करता है। फर्क दोनों में ये है कि वो हीमोग्लोबिन कैसा है? टेट्रामेरिक है। मायोग्लोबिन कैसा है? मोनोमेरिक है, सिंगल यूनिट होती है। हीमोग्लोबिन कितने यूनिट से बाइंड कर सकता है? 4 से। मायोग्लोबिन कितने से बाइंड कर सकता है? सिंगल से, 1 से बाइंड कर सकता है। अब है सबसे बड़ा डिफरेंस, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकता है, मायोग्लोबिन नहीं कर सकता। मायोग्लोबिन उससे बाइंड नहीं करेगा। और अच्छा, एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी ये होती है कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। क्या होता है? एलोस्टेरिक। अब एलोस्टेरिक होने का बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है कि एक होता है ना, जैसे बोलते हैं कि एलोस्टेरिक प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसके साथ हीमोग्लोबिन की कोई कैपेसिटी है। मतलब जैसे कभी कभी होता है कि कोई इंस्टेंस हुआ, पहले कोई नहीं कर रहा है, जैसे मान लो कि आपको कोई राइड लेनी है या आप सपोज कहीं एडवेंचर करने गए, बंजी जंपिंग करने गए। अब कोई इवेंट था जिसको कोई नहीं कर रहा था, सब डर रहे थे, लेकिन एक बंदे ने उसको स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया। अब क्या हो गया? उसकी लाइन लग गई, राइट? अब चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। जैसे एक मैंने सुना है कोई डिश है सुशी, सुना है सुशी? ठीक है, मतलब मेरा रिव्यू तो जितने लोग भी खाते हैं वो उनको बहुत मतलब इंडियन टेस्ट पे, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिश जिसके लिए आपको अपने आप को अडॉप्ट करना है। ठीक है, मतलब डिश आपको, मतलब हमारा वो सेंस नहीं रहा कि हमें कुछ पसंद है और हम खाएं। इट डिपेंड्स ऑन कि सोसाइटी क्या खा रही है, अब हमें टेस्ट डेवलप करना है अपना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज आर गोइंग ऑन। तो इसमें भी वैसा ही होता है। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन से जब एक ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो दूसरी वाली उससे तेज बाइंड करेगी, जो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग होगा वो बढ़ जाएगा। तीसरे वाला जो होगा उसकी एफिनिटी अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते होगे केमिस्ट्री में, उसमें हर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है ना। जैसे कई बार कई रिएक्शन आप देखोगे मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो जब हीमोग्लोबिन से अगर आपसे पूछा जाए सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, सेकेंड वाला ऑक्सीजन, थर्ड वाला ऑक्सीजन एंड फोर्थ वन, किसका सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगा? सबसे तेजी से कौन बाइंड करेगा? फोर्थ वाला। क्योंकि जैसे जैसे वो बाइंड करता है वैसे वैसे ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक। इसीलिए क्या ग्राफ आ रहा है? सिग्मॉइड आ रहा है। मायोजेनिक अगर आप देखोगे, जो मायोग्लोबिक है, ग्लोबिन है, जो दूसरा पिगमेंट है जो मसल्स में होता है, उसका फंक्शन होता है स्टोरेज। वो बाइंड तो करता है लेकिन क्या नहीं करता? ट्रांसपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ नहीं पाएगा। ये कैसा है? रिवर्सिबल है। आप क्या कर रहे हो? रिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड करा रहे हो। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके रखना थोड़ी है, फिर रिलीज भी तो कराना है। पता चला एल्वेलाई से ले लिया, उसके बाद टिश्यूज के पास बाय करते जा रहा है, भाई ऑक्सीजन है तुम्हारी, नहीं दूंगा, ठीक है, मेरे पास ही रहेगी। ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन होती तो हीमोग्लोबिन को जॉब से निकाल दिया जाता कि भाई तुम तो ऑक्सीजन लेके जाते हो, डिलीवरी नहीं करते। तुम्हें पता चला स्विगी पे रखा था और तुमने खाना खुद ही खा लिया, दिखा रहे हो उसको ऑर्डर वाले को कि देख यार तेरा पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा है, नहीं डिलीवर करूंगा, तो तुम्हें रखेंगे स्विगी वाले? नहीं रखेंगे यार, तुम्हें कैटेगरी से निकाल देंगे, राइट? तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द मायोग्लोबिन, जो आया था जॉब करने के लिए, क्या कि मैं भी ऑक्सीजन बाइंड करता हूँ साहब, मुझे भी रख लो। तो उसको बोला गया कि यार तुम्हारे पास ये दिक्कत है कि तुम बाइंड कर लोगे तो फिर रिलीज नहीं करोगे, वहाँ प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो कौन जॉब अच्छा कर रहा है? हीमोग्लोबिन अच्छा कर रहा है। लेकिन बाइंडिंग कौन अच्छी करेगा? मायोग्लोबिन। उसका आप देखते हो सीधे कौन सा ग्राफ आता है? हाइपरबोलिक। ये आ सकता है आपको, हो सकता है कभी केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन में आपको डिटेल दे दें, मतलब वो कभी आपसे पूछेंगे नहीं, दिल बी गिविंग यू द डिटेल्स, और उसके बाद कुछ लॉजिकल सा कुछ उस पर पूछेंगे आपका, जिसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और आपसे कुछ क्वेश्चंस नए रेज कराएंगे उसमें। ठीक है, तो ये कैसा है? कैसा ग्राफ है ये? हाइपरबोलिक।
मायोग्लोबिन का ग्राफ कैसा होता है? ये मायोग्लोबिन के लिए, दिस वन इज क्लियर। हीमोग्लोबिन पढ़ लिया हमने, मायोग्लोबिन पढ़ लिया, जो किसके अंदर होता है? मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज द ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है? सिग्मोइड ग्राफ होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ लेते हैं यहां कि अगर आप देखोगे यहां एक होती है चीज P50। क्या होता है बच्चे? ठीक है, P50 आपसे पूछा जाएगा, इसको डिफाइन करिए, ये क्या होता है? मतलब दिस इज द परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मतलब दिस इज द एट द प्रेशर लाइक 25 mmHg आता है अराउंड ऑक्सीजन के लिए, 25 mmHg, जिसपे क्या हो जाता है? 50% ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बाइंड विद द ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल? अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के, तो 50 कितने में बाइंड कर जाएंगे? 25 पे। अगर आपके पास 26 करोड़ मॉलिक्यूल है आरबीसी में, तो अगर आपने 25 mmHg की कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड की, तो 13 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इंस्टेंटली ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? P50 क्या हुआ? P50 is the amount of the hemoglobin molecule, those are connected with the hemoglobin, connected with the oxygen at the partial pressure of 25 mmHg। वो ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें यहाँ काम मिल रहा है, अगर आप देखोगे इस ग्राफ में बीच में ये P50 मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए P50 क्या होता है, तो आप बोलोगे सब परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दैट गेट सैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब वो गिवन पार्शियल प्रेशर हो सकता है किसी कंडीशन में, मान लो आपको ये कंडीशनल केसेस दे सकते हैं, हो सकता है वो हिल स्टेशन के लिए दे दें, ठीक है। अगर आपको वो ऐसे लोगों के लिए देते हैं कि सपोज उन्होंने कोई केस स्टडी बनाया और दे आर आस्किंग के पीपल दोज आर लिविंग इन द हिल एरियाज, आपको पता है उनके पास क्या होता है, उनका कैपेसिटी अच्छा होगा ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, राइट। तो उसके लिए फिर ग्राफ की वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होंगी, तो दे विल बी आस्किंग यू अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। तो उसके लिए भी आप रेडी रहो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए? एक आपके पास है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, और दूसरा आपको क्या ट्रांसपोर्ट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। नाइट्रोजन को क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारे पास पिगमेंट नहीं है, जैसे आएगा उसको उसी तरीके से वापस कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें डिलीवर करना है क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज के लिए, और जो अगर आप देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें वो रिलीज करना है। अगर कोई पूछे कि भाई हम जो एयर ले रहे हैं उसमें हम मोस्टली बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, बाकी सारी गैसेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास पिगमेंट नहीं है बाइंड करने के लिए, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही वापस चला जाता है, बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने जो एयर लिया भी है तो हीमोग्लोबिन है, तो उससे तो ऑक्सीजन ने बाइंड कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी आप टिश्यू में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, बाहर जाएगा ये, राइट। तो इसलिए हम नाइट्रोजन के बारे में बात नहीं कर रहे। इवन जो अभी आपने जैसे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखे होंगे, ठीक है, हो सकता है आपकी मैकेनिज्म पे, उसकी मैकेनिज्म पे आपसे कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि उसकी जो सरफेस बेड होता है उसमें भी क्या होता है, उसके पास जैसे आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितने लोगों ने देखा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखा है? कोविड टाइम में सिलेंडर तो देखा होगा ऑक्सीजन वाला, लेकिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक मशीन होती है जो 90 मतलब जैसे कुछ कंपनीज है क्लेम करते हैं कि वो 93 से 99% तक प्योर ऑक्सीजन डिलीवर करता है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पता होना चाहिए, और आपको हर सेकंड पे ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए और भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इतना महंगा है कि मैं बता नहीं सकता कितना महंगा है। लाइक कि आपका जो एक सिलेंडर कॉस्ट करता है, अगर आप देखोगे तो दैट विल बी कॉस्टिंग लाइक, अगर आपने 30 लीटर का एक सिलेंडर लिया तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज़ ऑन रेंट, 6,000 रुपीज़। और बिलीव मी, अगर आप उसको रन करोगे 2 लीटर और 3 लीटर, क्योंकि एक लिमिट होती है जिस पे आप उस सिलेंडर को रन करते हो, तो अगर आप 2 लीटर 3 लीटर पे नॉर्मली अगर आपने रन किया उसको, तो इट विल एंड इन टू द 16 आवर्स, 16 और 18 आवर्स में खत्म हो जाएगा। तो यू कैन बिलीव इट कि आप अगर जब ये बोलते हो कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया, या आप नाशुक्र होते हो, मतलब आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते हो ऊपर वाले की तरफ, तब आप सोच लो कि आपका कुछ नहीं हो के 6,000 तो आप वैसे ही बचा रहे हो रोज़ के, ठीक है। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन परचेज करना पड़ता होता तो आप खर्चा सोच लो कि आपका कितना खर्चा आता, राइट। और आपने ये कोविड के सेकेंड वेव में महसूस किया होगा कि इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द पीपल जिनको ऑक्सीजन जो लोग सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो इट्स रियली कॉस्टली। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे हम बात कर रहे थे, उसका मैकेनिज्म इज ऑल्सो सेम। उनके पास क्या होता है कि दे हैव मेड द मशीन
कि उनको प्योर ऑक्सीजन देना है, राइट? तो उन्होंने क्या रखा है, दे आर हैविंग अ मटेरियल जो जैसे ही एयर एक साइड से इनलेट में आता है और उनके पास एक बेड होता है जो किसको माइन कर लेता है, नाइट्रोजन को, और बाकी के अमाउंट को आप देखोगे तो वो बहुत कम है। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए भी उन्होंने छोटा छोटा सब्सटेंस लगा रखा होता है। तो मेजरली उनको क्या बाइंड कराना होता है, नाइट्रोजन। तो जो दूसरा आउटलेट होता है उसमें से क्या निकलती है, बस ऑक्सीजन निकलती है। तो दैट इज़ अ वेरी हैंडी और ऐसी मशीन जिसको आप घर पे मैनेज कर सकते हो। तो जो लोग का रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा होता है, दे यूज़ दैट मशीन, राइट? लाइक माई फादर, आई एम गिविंग यू द, आई एम नोइंग इट पर्सनली, क्योंकि मेरे फादर के दोनों लंग्स खराब हो गए थे एंड 2014 टू 18 में उनका डेथ हुआ। तो फॉर 4 years आई वॉज यूजिंग दैट मशीन, क्योंकि पहले तो मैं सिलेंडर परचेज कर रहा था। तो आप सोचते हो तो उतने में तो मेरा सारे खजाने खाली हो जाते अगर मैं ऑक्सीजन परचेज करता रोज़ का। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज अ मशीन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, बहुत ईजिली आपको प्योर ऑक्सीजन देता है, ठीक है? चलो वापस आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑक्सीजन जो है इट इज हैविंग लाइक, अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो 97% कैसे डिलीवर होगा, 97% इसका जो होता है वो किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है? और 3% कैसे होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन, आपकी जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें से 97% is transporting with the help of hemoglobin, or rest of the 3% is transporting in the dissolved form in the plasma, right? अच्छा, इसमें दिया है 5 ml of oxygen is delivered to the tissues। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मैं आपको बता रहा था कि होता 20 है। आप टिश्यूज के पास गए, ये आपका ब्लड है और ये सेल है, ठीक है? जब यहां ये आर्टीरियल ब्लड आ रहा है तो इसके पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है। कितना है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। जब ये यहां से निकल रहा है तो इसके पास है 14.4। कितना है, 14.4। एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली पूरा टोटल 20 नहीं आता, कुछ 19 पॉइंट समथिंग आता है। तो जो वैल्यू यहां रह जाती है दैट इज अ 5 ml। ये वैल्यू कितनी रह जाती है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो वही लिखा है यहाँ। तो अगर कभी कहीं ये लिखा हो कि 20 ml है, कहीं 14.4 है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वैल्यू टोटल 5 की जगह हो जाती है 15। अगर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करनी है ना, तो दैट एट द टाइम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट यू आर डिलीवरिंग इज नॉट 5, इट्स 15। नॉर्मल कंडीशन में हम टिश्यूज को कितना डिलीवर कर रहे हैं, 5, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कितना चाहिए होता है, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द ब्लड, राइट? तो आप उसी टाइम पे ये वैल्यू 14.4 से कहाँ रह जाती है, 4 पे रह जाती है, ठीक है? तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आप 15 ml ऑफ ऑक्सीजन यू आर डिलीवरिंग टू द टिश्यूज। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक एडिशनल डेटा हमने पता किया कि एक्सरसाइज के टाइम पे कितना डिलीवर हो रहा होता है, 15। नॉर्मल कंडीशन में कितना डिलीवर हो रहा है, 5 ml। 3% किसमें डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में। 97% एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता तो क्या बनता, मेट हीमोग्लोबिन। कौन सा, मेट हीमोग्लोबिन। वो क्या नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता, राइट? तीसरा, फिर आप देख रहे हो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? उसके बाद है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द एल्वेलाई बाय 100 ml ऑफ डीऑक्सी। ये CO2 है एक्चुअली, ऑक्सीजन की जगह आप CO2 करोगे इसको, कि CO2 कितना डिलीवर हो रहा है, 4 ml। आपके पास इसमें देखें तो 7% कैसे डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, मतलब अगर टोटल अगर आप देखोगे CO2, तो CO2 में 7% किससे डिलीवर होगा, प्लाज्मा से। 20 to 25% कैसा होगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट? और बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू द PCO2 एज वेल एज अ PO2, राइट? इसमें जो पॉइंट है उनको एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आपको 2 चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है और एक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करनी है। अगर आपके पास, मान लो परसेंटेज में नहीं, मॉलिक्यूल में बात करता हूं, अगर 100 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो आप 97 मॉलिक्यूल कैसे डिलीवर कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। 3% को कैसे डिलीवर कर रहे हो, प्लाज्मा के अंदर, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो उस 100 में से 7 आप किस फॉर्म में भेज रहे हो, डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में, ठीक है? 20 to 25 आप किस फॉर्म में भेज रहे हो,
कार्बा एमिनो, अच्छा एक चीज है, कुछ लोग लिख देते हैं कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में बनेगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी, ठीक है, फर्क है दोनों में। यहां क्या बन रहा है, कार्बा अमीनो, आपके पास आ गया, लिखा है यहां, हाँ दिस वन, कार्बा अमीनो, कार्ब और अमीनो क्या है, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है तो आपके पास बन रहा है HbCO2, और इसका नाम क्या है, कार्ब, ठीक है, और उसके साथ क्या, अमीनो, और फिर हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एक नाम आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कौन सा हीमोग्लोबिन, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, क्योंकि हम वहां लिख देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बट दैट्स रॉन्ग, राइट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन व्हेन वी आर इट इज रिएक्टिंग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये है कार्बोक्सी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यही आपका बाइंड कर रहा होता हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उस टाइम पे आपके पास क्या बनता, अगर आपके पास ये HbCO है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों में फर्क समझ आ रहा है, इट इज कार्ब अमीनो, हमारे मतलब का क्या है इसमें, कार्ब अमीनो, नॉट द कार्बोक्सी। तो ये मत मिस्टेक करिएगा, अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा हो कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे, ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्शन जो हमें अट्रैक्ट करता है, लालच देता है। बचपन में एक एडवर्टाइज आता था कि एक बच्चा घर छोड़ के जा रहा होता है, वो कहते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुनता, तो कहते हैं आज घर में जलेबी बनी है, तो कहता है ठीक है फिर मैं बड़े होकर सोचूंगा कि जाऊंगा कि नहीं। तो सेम काइंड ऑफ थिंग, मतलब आप जब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वो उस जलेबी की तरह आपको लगता है कि अच्छा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो बचपन से ही मैंने पैदा होते ही यही बात की थी कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बांध करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, बट दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर, एक बहुत अच्छा सा आपने डिफरेंस देख लिया यहाँ। अब उसको थोड़ा सा एक डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन है आपके पास, इसमें से 3% कहाँ जा रहा है, और 97% कहाँ जा रहा है, इस बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, राइट। CO2 के साथ हम करें तो सबसे पहले 7% कहाँ जा रहा है, इससे एक चीज आपको दिख रही है, किसकी सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में अच्छी है, ऑक्सीजन की कि कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की सॉल्युबिलिटी अच्छी है। सेकंड 20 to 25% आप किसके साथ बाइंड करा रहे हो, क्या बन रहा है, कार्ब अमीनो, राइट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और बाकी का रेस्ट ऑफ 70% बाइकार्बोनेट आयन, क्या होता है, SCO3 माइनस, राइट। अब इसको डिस्कस करते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट। अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है आपको पता है कि इट मेनली डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली उसका वो एक फैक्टर हो सकता है जो हेल्प करे विद द एसोसिएशन विद द हीमोग्लोबिन, और डिसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कितना इजीली हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है और रिलीज हो सकता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स देखें, क्योंकि मेनली किसके थ्रू हो रहा है, हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसपे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहला क्या क्या हो सकता है, हमने बोला कि प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। उसके बाद आपका दूसरा फैक्टर बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे भी डिपेंड करेगा। फिर बताइए H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इस पे भी डिपेंड करेगा, राइट। और टेम्परेचर,
मतलब अगर आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रहे हो तो दैट इज रिलेवेंट टू द पीएच। इसके जस्ट अपोजिट अगर ज्यादा एच है तो उसका मतलब है लो पीएच है, राइट। टेम्परेचर एक फैक्टर हो गया। अब मुझे बताइए, अगर आपको अच्छा एसोसिएशन चाहिए, आप चाहते हो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड करे, तो हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होंगी? मतलब मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि क्या सिचुएशन हो रही है। आप यहां पहुंचे, ये आपका एल्वेलाई है और ये आपके पास आपकी ब्लड वेसल है। कौन है? ये है ब्लड वेसल। ठीक है। अब इस एल्वेलाई के पास से आपको क्या करना है? हीमोग्लोबिन जा रहा है, यहां से आप देख रहे हो ये आरबीसी है आपकी, इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, राइट। ये किस किस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड करेगा? एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होगा? लो टेम्परेचर। मतलब फेवरेबल कंडीशन बता रहा हूं। फेवरेबल कंडीशन फॉर बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज, ये होना चाहिए लो। मैं लिख रहा हूं फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर लो होना चाहिए, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, राइट। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो है, इसका मतलब क्या हुआ? पीएच कैसा है? पीएच इज हाई। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन से जस्ट अपोजिट पीएच की वैल्यू होगी। मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा लो पीएच। अगर पीएच 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ? हाईली एसिडिक। ठीक है। तो आपका उस केस में क्या हो रहा है? लो पीएच या हाई, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हुई, मतलब अगर लो पीएच हुई और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हुआ, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। तो दिस कंडीशन इज अ फेवरेबल वन। अगर आपसे पूछा जाए अनफेवरेबल कंडीशन, अच्छा आप मुझे बताइए, दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन हमें कहां मिलेगी? क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहां बाइंड कराना है? एल्वेलाई के पास होगी ना। तो एल्वेलाई के पास वो सारी कंडीशन है। अभी टेम्परेचर लो है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसी है? लो है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होने का मतलब है पीएच किस फॉर्म में है? मतलब 2/7 है, राइट। मतलब बेसिक रेंज में आप मान लोगे, ठीक है। CO2 कंसंट्रेशन कैसी है? लो है। ऑक्सीजन आयन कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है? हाई है। दिस इज द काइंड ऑफ कंडीशन जहां पर आप इससे ज्यादा इससे जाके बाइंड कर लेते हो, राइट। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट प्लेस पे। कौन सा नेक्स्ट प्लेस है? कहां हमें डिलीवर करना पड़ेगा? दिस इज द प्लेस ऑफ एल्वेलाई। अगर आप पहुंच जाओ टिश्यूज पे, अब ये सेल जो है, यहां आपके पास सेल्स है, आपके पास यहां कुछ सेल्स है ऐसे। आपने ब्लड वहां से रिसीव कर लिया, उसके पास क्या था? ये आपके पास ब्लड वेसल आ रही है यहां से, इसने ऑक्सीजन ले लिया यहां से, ठीक है। ऑक्सीजन लेने के बाद अगर आप यहां डिसोसिएशन का अगर आप देखोगे, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो क्या क्या कंडीशन होगी? यहां आप देखोगे, जब आप देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, एल्वेलाई से तो कम है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां क्या होगा? लो। CO2 का कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के पास पहुंचे हो, ये तो CO2 बना रहा है, राइट। तो ये कैसा होगा? हाई होगा। फिर बताइए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसी होगी? आपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां CO2 बन रहा है और किस फॉर्म में होता है? H2CO3 के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, कैसी कंडीशन होती है? एसिडिक कंडीशन होती है। तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसी होगी? सॉरी, हाई होगी। पीएच क्या होगी? पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिवर्स होंगे, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होगा? क्योंकि सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर यहां कैसा होगा? हाई होगा। तो ये सारी कंडीशन में क्या हुआ? आपका ऑक्सीजन ने इसको यहां डिसोसिएट कर दिया, हीमोग्लोबिन ने इसको डिसोसिएट कर दिया, और ऑक्सीजन किसके पास डिलीवर हो गई? सेल्स के पास डिलीवर हो गई इजीली, राइट। तो क्या कंडीशन है? मतलब एक टेम्परेचर कम है,
टेम्परेचर आपका कम, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लस लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, और आपके पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन। और पीएच के सेंस में अगर हम बात करेंगे तो हाई, मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे तो लो होगी और पीएच कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर पीएच ज्यादा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, राइट। तो फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन समझ आ गई। फेवरेबल कंडीशन किस में हेल्प करे, एसोसिएशन में कि डिसोसिएशन में, एसोसिएशन में। डिसोसिएशन, एसोसिएशन कहाँ होगा, एल्वेलाई के साइड पे, और डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यूज के साइड पे, राइट। सो दिस इज अबाउट द कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है और कैसे रिलीज होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना बहुत एसिडिक होता है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट पे, उसके बारे में बात करेंगे, उसको हाल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले आपके पास क्या था, कितना परसेंट था, दूसरा कितना था, और तीसरा आपके पास क्या था, 70%, ठीक है। 7% जा रहा है डिजॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में चला गया, इजीली डिजॉल्व हो गया आपके पास। जैसे अगर हम ये देखेंगे कि अगर आप इसको देखो कि ये आपके पास सेल्स हैं, ठीक है, यहां से इसको ट्रांसपोर्ट होना है, ये ब्लड वेसल है आपकी, ठीक है। 20 to 25% किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साइड बाइंड करेगा। जैसे इस सेल ने CO2 रिलीज किया, ये सारी सेल क्या कर रही हैं, CO2 रिलीज कर रही हैं, यस और नो, या कुछ और रिलीज कर रही हैं, CO2 कर रही है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं वेसल को थोड़ा सा, मान लो कि ये बहुत बड़ा सा वेसल है, मतलब बहुत बड़ा सा इन द सेंस है छोटा ही, लेकिन मुझे सेल भी बनानी है इसके अंदर RBC, तो इसलिए इसको कर लेते हैं ऐसा। ये आपके पास क्या है, RBC है, ठीक है। ये हमारे पास सेल्स हैं, ये कौन सी वाली साइट है, टिश्यू वाली साइट है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बाद डिस्कस करेंगे फर्दर। CO2 का हम बात कर रहे थे कि जितनी CO2 होती है उसमें से 7% डिजॉल्व रहता है, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है, एंड 70% क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट SCO3 माइनस, राइट। ये क्या बनाएगा, HbCO2, इसका नाम क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, राइट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। CO2 रिलीज होने के बाद किस में रिलीज हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये इसके बीच का जो, जैसे अभी ये ब्लड में आ गया, सॉरी ये प्लाज्मा में अभी, तो पहले वैसे डायरेक्टली इसमें भी नहीं जाएगा, इसके बीच का ये जो स्पेस देख रहे हो आप, दिस इज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ रिलीज होगा, यहाँ से फिर कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा, और इंस्टेंटली प्लाज्मा में आने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, CO2 कहाँ आ जाती है, RBC के अंदर, ठीक है। एक एंजाइम होता है बहुत यूनिक, बहुत अच्छा एंजाइम, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर, मेजर अमाउंट में RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी होता है बट कम होता है, ठीक है। RBC के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। CO2 अंदर आया, ये CO2 से रिएक्शन कराता है, मैं यहां लिख देता हूं रिएक्शन, CO2 से इसने रिएक्शन कराया वाटर का, और क्या बना दिया, H2CO3, क्या बना दिया, H2CO3। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनता है ये अनस्टेबल होता है, क्या बना लेता है, H+ और SCO3 माइनस। तो CO2 से यहाँ H2O की रिएक्शन हुई, और बनने के बाद पहले बना H2CO3, और उसके बाद क्या बना, H+ और SCO3 माइनस। ये बताइए समझ आ रहा है कि नहीं, पक्का। टिश्यू वाले साइड पे आप सेल्स क्या रिलीज कर रहे होंगे, इन्होंने ऑक्सीजन लिया, नाउ वी नीड टू डिलीवर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कि इसमें से निकल के 7% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। अब यही तो लिखोगे, अगर जैसे मैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बोलूँ 100 आपके पास थी, तो 7% आपके कहाँ चला गया, ये तो RBC है, जो सराउंडिंग मटेरियल है वो क्या है, प्लाज्मा है। तो आपका 7% किसके साथ बाइंड कर गया, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया।
20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, वो किस में जाएगा, आरबीसी में जाके 20 to 25% हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया। लेकिन मेजर जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ समझने वाली, दैट इज अबाउट द 70% जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, वो कैसे जाता है, ठीक है। तो आपके पास CO2 और H2 ने बाइंड किया, क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल और इट विल ब्रेक डाउन इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड द बाइकार्बोनेट आयन, राइट। ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद नाउ दिस थिंग विल नॉट रिमेन इन द आरबीसी, ठीक है। कहां जाएगा वापस, दिस विल बी कमिंग बैक टू द, कहां आ गया वापस, प्लाज्मा के अंदर वापस आ गया, कहीं टिश्यू वाले साइड पे ही। तो अगर आपसे बोला जाए कि ट्रांसपोर्ट कहां हो रहा है, आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। अगर ये HCO3 जैसे हम बोलते हैं, कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि कार्बोनिक एसिड तो इसके अंदर प्रेजेंट है, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, तो फिर तो HCO3 बना। मतलब कई बार ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। एक बच्चा मेरे पास आया कि सर ये तो आरबीसी के अंदर ही रहता है, तो ट्रांसपोर्ट तो हम ये भी बोल सकते हैं आरबीसी के थ्रू हो रहा है। लेकिन आरबीसी के थ्रू नहीं हो रहा बच्चे, वो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी साइड पे जल्दी से इसने इसको लिया। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अच्छा, इसका कोफैक्टर होता है जिंक, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में आप लिख लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिंक होता है इसके अंदर। आपसे हो सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट दे दें और उसमें जिंक मेंशन हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, फैक्ट फॉर्म में आएगा। तो जिंक होता है इसके अंदर, जिंक बेस्ड कोफैक्टर एक होता है, उसकी वजह से ये एंजाइम काम करता है। तो आपके पास ये एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर भर भर के प्रेजेंट है। और ये क्या कर रहा है, CO2 को लेके इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, कार्बोनिक एसिड के अंदर। कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद नाउ इट इज अगेन ब्रेकिंग डाउन इनटू द वाटर एंड बाइकार्बोनेट, राइट। अगर आप देखो, सॉरी, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट, ये कहां आ गया, प्लाज्मा में आ गया। नाउ इट विल बी गोइंग टू व्हाट, एल्वेलाई के पास जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप इसी को आगे कर दो फर्दर, अगर आप यहां पहुंच जाओ, दूसरे एल्वेलाई के साइड पे पहुंचोगे, एल्वेलाई के साइड पे क्या सिचुएशन होगी, ये आपकी ब्लड वेसल है, यहां आप मान लो कि आपके पास एल्वेलाई है, ठीक है। यहां आपके पास प्लाज्मा के अंदर यहां क्या है, SCO3 माइनस, ठीक है। ये आपके पास आरबीसी है। अगेन जब ये यहां पहुंचेगा तो जो बाइकार्बोनेट है वो अगेन किसके अंदर आएगा, अंदर आएगा। किससे रिएक्शन करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, और ये फिर से ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेगा, H2O CO2। और सेम रिएक्शन इज कैरीड फॉरवर्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कोई दूसरा एंजाइम नहीं चाहिए यहाँ। सिचुएशन ऐसी आती है कि जो एंजाइम वहां पहले बाइंड कर रहा था, अब रिवर्सिबल फॉर्म में इसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर से वही बना रहा है वाटर एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड से जहां से शुरू किया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट रिलीज हियर। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्लाज्मा के थ्रू किस फॉर्म में हो रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में हो रहा है बच्चे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हो यहाँ से कि CO2 निकला, 70% यहाँ पहुँच के प्लाज्मा में पहले आया, एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। बाइकार्बोनेट कहाँ आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। प्लाज्मा के थ्रू इट विल रीच टू द एल्वेलाई, एल्वेलाई में जाके अगेन इट विल बी कमिंग बैक टू द आरबीसी, और आरबीसी में वो रिएक्शन रिवर्सिबल फिर से वापस हो जाएगी, और इट विल बी फॉर्मिंग अ वाटर एंड CO2, और उसको हम एल्वेलाई में रिलीज कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। एल्वेलाई में बच्चे आपके पास जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती हैं, जो उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, पीएच का फैक्टर हो गया, टेम्परेचर का फैक्टर हो गया, तो वो सारी कंडीशन चेंज हो जाती हैं। और पार्शियल प्रेशर अभी हम देखेंगे, जो हाल्डेन इफेक्ट है वो भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। आपके पास जो इफेक्ट है, अच्छा अब एक चीज़ बताइए मुझे, आपने बाइकार्बोनेट यहाँ से निकाल दिया, तो आपका इससे तो फिर चार्ज तो चेंज होने लगेगा। अगर आप कंटिन्यूसली आप बना रहे हो, H2CO3 बना रहे हो, CO3 को माइनस बाहर भेज रहे हो, तो यू नीड टू शिफ्ट समथिंग ना, आपको कुछ तो अंदर लेके आना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसकी जगह कौन आ जाता है,
क्लोराइड आयन क्या आ जाता है, अंदर आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोराइड आयन शिफ्ट। अगर आपने एक चीज को निकाल दिया, बाइकार्बोनेट आप बोल रहे हो कि बार बार हम इस आयन को आरबीसी में बनाते हैं और बाहर निकालते हैं, इससे तो फिर क्या होगा, इससे तो न्यूट्रल तो हो नहीं पाएगा। सो यू नीड टू बैलेंस इट विद द व्हाट, क्लोराइड आयन। और जब इसको आप बोल रहे हो तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन शिफ्ट बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका, कौन सा बच्चे, हैम्बर्गर फिनोमेना, राइट। तो उसमें क्या होगा आपके पास, ये दीज आर द कंडीशंस। एक बार आप टेबल के फॉर्म में देख लो कि दिस इज अबाउट ऑक्सीजन, और ये किसके बारे में, दिस इज अबाउट CO2। हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, ठीक है। एसोसिएशन ज्यादा होगा मतलब बढ़ जाएगा। अगर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा ऑब्वियसली। हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन कम हो जाएगा, राइट, और डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, राइट। हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो दैट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। तो उस टाइम पे क्या होगा, एसोसिएशन कम हो जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे आपका डिसोसिएशन, एसोसिएशन कम हो जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। ये पोजीशन कहां पर होती है, लंग्स के अंदर होती है, जहां आपका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, हाई PCO2 आपके पास देखोगे, और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब लो pH हो गया, हाई टेम्परेचर, और आपका लोकेशन क्या है, लंग्स और एल्वेलाई। ये अपोजिट दिखा रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये लोकेशन हो गया। फिर आप टिश्यू के पास जाओगे, वहां क्या करना है, डिसोसिएशन करना है, तो कंडीशन चेंज हो जा रही है। तो वहां आप देखोगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, हाई हाइड्रोजन की जगह, मतलब दिस दैट विल बी हाई। टेम्परेचर कैसा होगा, दैट विल ऑल्सो बी हाई, तो दैट इज अ फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आई थिंक दिस हेल्प विल बी, दिस ग्राफ विल बी हेल्पफुल फॉर द समराइजेशन ऑफ दैट। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, हमने ऑलरेडी सारी चीजें देख ली हैं। दिस इज जस्ट फॉर द समरी कि आपने क्या देखा, ईच हीमोग्लोबिन बाइंड्स हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन कितने से बाइंड करता है, कैसे बाइंड करता है, रिवर्सिबल। डिसोसिएट कब ऑब्टेन्ड एज, मसल्स का कैसे होगा, मसल्स में मायोग्लोबिन का हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। कितना, मैक्सिमम 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किस एंजाइम के थ्रू हो रहा है, कौन सा कोफैक्टर होता है इसके पास, जिंक होता है। एग्जिस्ट मोर इन आरबीसी एंड माइन्यूट क्वांटिटीज इन प्लाज्मा। रिएक्शन क्या हो रहा है, CO2 से H2 ने रिएक्शन किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने कन्वर्ट किया H2CO3 में, और अगेन इट इज गेटिंग ब्रेक डाउन, और आप देख रहे हो रिवर्सिबल फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, रिवर्सिबल फॉर्म में। उसके बाद देयर आर 2 फिनोमेना यू आर सीइंग हियर, एक है बोहर्स इफेक्ट और दूसरा है क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेना, जो आपने ऑलरेडी, मैंने आपको बोला कि क्या होता है, ठीक है। बोहर्स इफेक्ट में क्या बताया गया था, फिनोमेना ऑफ एन इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रिजल्ट इन इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, और ये कैसे होता है, अगर आपने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या बनेगा, H2CO3, और जब H2CO3 बनेगा वो ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, उससे क्या बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, और जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, राइट। सो बोहर्स इफेक्ट क्या बताता है, बोहर्स इफेक्ट ये बताता है कि जब भी आपका CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, या अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहीं बना है तो वो क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर, बोहर्स इफेक्ट क्लियर है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट राइट एंड इंक्रीज डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो आप देखो इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप ग्राफ देखोगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, अगर ये कर्व है आपके पास, सिग्मोइड कर्व है, इसमें एक चीज पूछी जाती है, एक पूछा जाता है राइट शिफ्ट, एंड एक दूसरा है लेफ्ट शिफ्ट। विच वन इज बेटर फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन? बच्चे, सुमित, कौन सा अच्छा है, राइट शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट शिफ्ट? सपोज ये नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन, अगर ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, मतलब मैं बना देता हूं,
एक ऐसे बन रहा है और दूसरा आप किसी और, ये लड़कों का फेवरेट कलर पिंक, ठीक है। तो एक हो रहा है कौन सा, राइट शिफ्ट हो रहा है, दिस वन इज द राइट शिफ्ट, और ये कैसा है, लेफ्ट शिफ्ट है। तो अगर किसी ने बोला कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो गया, सो व्हाट डज इट मीन, क्या हुआ इसका मतलब, कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा बच्चे, हाँ जी कौन है। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है तो वो क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और क्या उस टाइम पे जब आपके पास राइट शिफ्ट होता है वो ये भी बताता है, आप एक बार बताओ कि पहले 50% आप अचीव कर पा रहे थे कम प्रेशर पे, आप इसका मतलब समझ रहे हो, ये ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब एक चीज, मान लो कि आपने कोई बिजनेस किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई चीज आप पहले 50 रुपए में खरीदते थे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप कोई रॉ मटेरियल आपको 50 रुपए में मिल जाता था, आप क्या हुआ, आप फेमस हो गए। अब उस वेंडर को जो आपको 50 रुपए में रॉ मटेरियल दे रहा था, उससे पता चला कि यार आपने तो कोई बड़ी कंपनी बना ली है, आप तो भाई करोड़ों में पीट रहे हो पैसे, तो वो क्या करेगा, वही जो 50 रुपए वाली चीज़ है वो आपको कितने में देगा, 500 में देगा, राइट। तो जब ये राइट शिफ्ट हो रहा है, कर्व का राइट शिफ्ट होना, इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग कि आपको अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा कम, मतलब पहले जो जितनी कॉन्सेंट्रेशन होती थी ऑक्सीजन की वो इजीली, जैसे मान लो आपके पास पहले 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है, 100 ही ऑक्सीजन के हैं, और उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिला, उसने कहा अरे भाई दोस्त तुम चलो समोसा खाते हैं साथ में मिलके, तो वो दोनों मिल गए आपस में। लेकिन अब हीमोग्लोबिन के दिल में ही ऑक्सीजन के लिए कुछ थोड़ा सा भेदभाव आ गया, या वो उससे कुछ थोड़ी सी जेलसी रखने लगा या कुछ रखने लगा, लेकिन स्टिल दे आर फ्रेंड, मतलब अब दोस्ती थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। राइट हैंड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पहले जब 100 लोग थे और 100 ऑक्सीजन थे तो वो इजीली प्रोपोर्शनलिटी में बाइंड कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करना चाहता, उसके पास दूसरे भी ऑप्शन है। तो उस टाइम पे क्या होगा, अब जब पहले आपको 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगते थे, अब आपको 100 नहीं लगेंगे, आपके पास ऐसा होना चाहिए, मान लो 200 लग रहे हैं, 500, आपने मतलब हीमोग्लोबिन को बाउंड कर दिया है कि उसको कोई बंदा दिखे ना तब वो बाइंड करे आपसे। तो उस केस में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है वो शिफ्ट हो जाता है। अगर राइट हैंड शिफ्ट हुआ तो राइट हैंड शिफ्ट में जो चीज आपकी 50 में हो जाती थी, जो चीज अभी 25 में हो रही थी, हमने यही तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था नॉर्मल ग्राफ में, हमने कितने mmHg पे 50% हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता था, 25 पे हमने पढ़ा था, 25 mmHg पे हमारा क्या कर जाता है, 50% बाइंड कर जाता है, ठीक है। अगर ये राइट हैंड शिफ्ट हो गया तो ये जो 50% जो आप अचीव कर रहे थे 25 पे, अब ये हो सकता है आपको 35 पे मिले। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि अगर राइट हैंड शिफ्ट हुआ, और राइट हैंड शिफ्ट किस किस से हो सकता है बताओ, अगर सपोज आपने एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ा दिया तो राइट हैंड शिफ्ट होगा कि नहीं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया राइट हैंड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया, आपसे पूछें ग्राफ, हो सकता है आपको 4 ग्राफ दे दें, ठीक है, आपको कोई ऐसा प्रैक्टिकल उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ये ग्राफ है, 4 ग्राफ बना देंगे वो, और एक कोई स्टैंडर्ड ग्राफ मान लो, बीच में कोई ग्राफ तो आपको दे ही रखा है जो सबका सेम होगा। अब उसमें से फिर वो आपको एक कोई कंडीशन दे देंगे, कंडीशन उन्होंने दे दिया कि मान लो कि पीएच जो है इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पीएच इंक्रीज कर दिया, आप बताइए कि ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, राइट हैंड शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा। अब उसमें से उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, कि आपका ये जो ग्राफ है वो ऐसा हो गया, आपका ग्राफ ऐसा हो गया, आपका ग्राफ ऐसा हो गया, और आपका ग्राफ ऐसा हो गया। ये तो लीनियर है, ये तो होगा ही नहीं फिलहाल। तो कौन सा वाला ग्राफ आपको लग रहा है कि कौन सा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा, राइट हैंड शिफ्ट होगा? पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गई, मतलब इट इज अ सपोर्टेबल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होने का मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाना, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इससे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग बहुत पूछा जाता है। तो बोहर्स इफेक्ट क्या होता है, अब बताइए जल्दी से, बोहर इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन किस पे इफेक्ट कर रहा है,
ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग पे, मतलब उसके एसोसिएशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। बोहर्स इफेक्ट इट इज शिफ्टिंग, मतलब अगर आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ जाएगा विद हीमोग्लोबिन, राइट? तो अगर आप बोहर्स इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है? कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, अगर PCO2 बढ़ा दोगे। दूसरा है क्लोराइड आयन और हैम्बर्गर इफेक्ट और फिनोमेना। इस केस में आप क्या करते हो? व्हेन SCO3 ions from RBC move into the plasma, it changes the ionic balance between RBCs and plasma to restore the ionic balance. Cl ions diffuse from plasma into the RBC, right? अगर ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन शिफ्ट, और क्या बोलेंगे? हैम्बर्गर फिनोमेना, ठीक है। तीसरा चीज, तीसरा फिनोमेना है, उसका नाम है हाल्डेन इफेक्ट। क्या होता है? हाल्डेन इफेक्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब एसोसिएशन की बात कर रहे हैं एंड डिसोसिएशन। मतलब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे जो फर्क पड़ रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं? हाल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अब हम जस्ट अपोजिट पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्लोराइड आयन बोहर्स इफेक्ट पढ़ा। बोहर्स इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मतलब अगर आप इस तरीके से समझो तो आप बोहर्स का उल्टा भी मान सकते हो इसको, हाल्डेन को। होगा कि नहीं? ठीक है। और क्लोराइड आयन शिफ्ट क्या हुआ? क्लोराइड आयन शिफ्ट हुआ कि आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी है। आपने बाई कार्बोनेट निकाल रहे हो तो आपको Cl लाना भी तो पड़ेगा ना वापस, राइट? तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। चलो अब एक देख लेते हैं इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो रेगुलेशन में आप देखोगे कि ह्यूमंस हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन। अच्छा कितना करते हैं? रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 12 टू 16। बेबीज में अराउंड जाएगा 40 तक, बेबीज में 40 तक जाता है रेस्पिरेशन का रेट। तो ह्यूमंस हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अगर आप इसमें देखोगे तो आपके कौन कौन से रीजन इंक्लूड हैं? आपके हाइंड ब्रेन में मेडुला और पॉन्स, इसमें दो सेंटर होंगे। आपका एक तो न्यूरो हो गया और एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है। कीमो सेंसिटिव एरिया, उसमें आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं दो चीज़ों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और ये दो चीजें आपको कहां प्रेजेंट मिलेंगी? एरोटिक आर्क पे और कैरोटिड आर्टरी पे, ठीक है? कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है? जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है। एरोटिक आर्क जो हार्ट के पास से आपका निकल रहा है, एरोटा, राइट? तो जो आर्क बन रही है उसके बाद तो वहां क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मतलब जैसे नॉर्मल नर्वस कंट्रोल तो हो रहा है, आपको रेस्पिरेटरी रिदम चलानी है तो नर्वस कंट्रोल तो हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है? पॉन्स के थ्रू हो रहा है। और मेडुला ऑब्लंगाटा में आप देख रहे हो पॉन्स हो गया और मेडुला वाला रीजन हो गया, राइट? इनका फंक्शन क्या है? दीज आर हाउ दे आर फंक्शनिंग, दे आर रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अगर आप करोगे मेडुला ऑब्लंगाटा में, जैसे आपके पास दो ग्रुप हो गए, एक हो गया डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा क्या हो गया? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? अगर आप न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो किसके थ्रू हो रहा है? मेडुला और मतलब मेडुला और पॉन्स के थ्रू। टोटल इन्वॉल्व कौन है? हाइंड ब्रेन में अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू होता है। उसमें आपके दो रीजन हो गए, एक हो गया मेडुला, दूसरा हो गया पॉन्स, राइट? तो अगर आप इसके फंक्शन देखते हो तो इनका फंक्शन क्या होता है? दो रीजन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा कौन सा मिलेगा? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का फंक्शन क्या होता है? इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का फंक्शन होता है कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट? उसके बाद अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया में आपको बोला गया दो चीजों से इस पे फर्क पड़ता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। आपसे कभी भी अगर ऐसा कोई केस होगा, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आप उससे आपसे आर्टीरियल जो गैसेज होती हैं उनकी ABG कराया जाता है। आपने वर्ड सुना होगा ABG, सबसे पहले डॉक्टर यही बोलता है।
अगर आप जब डॉक्टर मतलब पिछले जन्म में आप डॉक्टर थे सारे लोग, आप लोग सबसे पहले यही टेस्ट कराते होगे। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसका क्या कराते हैं, एबीजी कराते हैं। एबीजी जब आप कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, ऑक्सीजन का कितना है, उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट कि पेशेंट अभी किस तरीके से उसको सपोर्ट देना है। क्योंकि अगर आप एबीजी नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसको कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो आप चलाओगे ना सारा सिस्टम, तभी तो आप कुछ प्रोसीजर कर सकते हो। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। कौन कौन सा इन्वॉल्व है रीजन न्यूरल में? आपके पास मेडुला ऑब्लंगाटा में मेडुला एंड पॉन्स, उसके दो रीजन होते हैं, डॉर्सल और डॉर्सल रेस्पिरेटरी एरिया एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी एरिया। डॉर्सल क्या कंट्रोल करता है? इंस्पिरेशन। वेंट्रल क्या कंट्रोल करता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। उसके अलावा होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, वो क्या किस पे डिपेंड करता है? CO2 की पार्शियल प्रेशर एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? एरोटिक आर्क पे और कैरोटिड पे, राइट। उसके बाद एक नेक्स्ट है दैट इज अबाउट द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्थमा बोलते हैं। इसमें वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। एम्फाइसीमा, एरियोलर वॉल डैमेज इन द क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर जितने होते हैं उनका क्या वॉल डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से हो रहा है, उसको बोल रहे हैं एम्फाइसीमा। और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है इससे। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनका रेस्पिरेटरी एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लंग्स में ये सब्सटेंस बेस्ड हो सकता है, जैसे एस्बेस्टॉस से हो सकता है, सिलिकॉन से हो सकता है। तो वो सारे कोई ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब आपके जो सरफेसेज हैं एल्विलाई वो डैमेज हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज द होल चैप्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं, वी आर हैविंग स्टिल 5 मिनट्स, तो जल्दी से इसको समराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ा हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जल्दी से बताइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आप मुझे बता दीजिए। कॉकरोच के अंदर कौन से थे? ट्रैकियल सिस्टम था, क्या नाम क्या था उसके अंदर? स्पाइरेकल्स थे, कितने थे? 10 पेयर्स थे। अच्छा बता दीजिए पोरीफेरा में कैसे होता है? क्यूटेनियस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? फ्रॉग के अंदर होता है। और स्किन के थ्रू किस में होगा? अर्थवॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ा। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आपसे बोला गया कि जब ब्रीदिंग हो रही है तो उसमें एक थोरेसिक चैम्बर होता है, वो अगर आप देखोगे तो उसमें ट्रैकिया डिवाइड करता है। कहाँ से डिवाइड करता है? 5th थोरेसिक वर्टिब्री से डिवाइड करता है, ट्रैकिया डिवाइड करेगा। कोई आप मुझे पाथ बता देंगे कैसा कैसा, कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर आपको इनहेल करना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी पाथवे? एक्सटर्नल नोजरल, नेक्स्ट नेजल चैम्बर, देन इंटरनल नेजल। देखिए हो सकता है जैसे काफी सारे लोग बोल रहे हैं सीधे फेरिंग्स पे पहुंच रहे हैं, कई बार आपको ऑप्शन दिखेगा, हो सकता है वो एक्सटर्नल नोजरल्स लिखें, फिर नेजल चैम्बर लिखें, फिर इंटरनल नोजरल्स भी लिखें, राइट। तो आपको वो ऑप्शन मिस नहीं करना है, ठीक है, वो ऑप्शन मिस नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपके पास हो गया, फिर क्या आ रहा है? नेजोफेरिंग्स, राइट। उसके बाद हो सकता है आपको लैरिंग्स दे दे, नेजोफेरिंग्स के बाद फिर आपका लैरिंग्स आएगा। तो ये सारे ऑप्शन जिसको आपको लगता है कि हो सकता है ना हो, वो हो सकते हैं उसमें। तो आपको जब सीक्वेंस बनेगा तो वो अलग अलग ऑप्शन देंगे, और फिर जब आपके पास इतने क्लोज ऑप्शन होंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, राइट। फिर उसके बाद हम कहाँ आ जाते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया विल गेट डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, व्हाट? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से क्या बनेगा? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में कहां तक आपका कंडक्शन जोन है? टर्मिनल तक। और कौन सा ब्रोंक्यूल का पार्ट रेस्पिरेटरी पाथ में इन्वॉल्व है? आपके पास रेस्पिरेटरी वाला आपका ब्रोंक्यूल है, वो किस में इन्वॉल्व है? रेस्पिरेटरी फंक्शन में इन्वॉल्व है। उसके बाद आप मुझे बताइए क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले क्या आता है? एल्विलाई आते हैं। एल्विलाई में सबसे ऊपर क्या होता है? एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या आएगा? एट्रिया। एट्रिया के बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? ठीक है। एक एल्वियोलर सैक के अंदर कितने एल्विलाई होते थे? 3 to 4 एल्विलाई होते थे, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके बाद हमने देखा कि ये जो है मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, राइट, कि कैसा आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। तो जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर में आप मुझे बताइए डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? अगर आप देखो कि उसका पोस्टीरियर साइड पे कहां से सपोर्ट होगा? डायफ्राम। लेटरल साइड से कहां से सपोर्ट होगा? रिब्स के साथ सपोर्ट होगा। तो ये हमारा थोरेसिक चैम्बर बन गया। अब मुझे बताइए थोरेसिक चैम्बर में आपको वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना है, तो आप कैसे इंक्रीज करोगे वॉल्यूम? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि रिलैक्स करेगा?
डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? डोम शेप्ड हो जाता है या फ्लैट हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने से आपका कौन से साइड का, किस डायमेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब ऊपर से नीचे हो रहा है। अगर आपको पूछा जाए डॉर्सो वेंट्रली कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? इसमें इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली एक बच्चे ने नोटिस किया था, आपने नोटिस किया था, एक्सटर्नल मसल्स इन्वॉल्व है इसमें। कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है? इंस्पिरेशन के टाइम पे अगर आपको वॉल्यूम इन्वॉल्व करना है तो वॉल्यूम में इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इन्वॉल्व है, इंटरनल नहीं। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व है। अब सपोज हमें क्या करना है, वापस आना है, अपनी थोरेसिक कैविटी को अंदर लेके जाना है, तो वो थोरेसिक कैविटी जब अंदर जाएगी तो उस टाइम पे आपको वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। उसके लिए क्या क्या इन्वॉल्व है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व है, राइट। तो किसमें? एक्सपायरेशन में, राइट। तो दिस इज द हाउ यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम और क्या कर रहे हैं? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा था बताइए? मेनली कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा, और किस पे? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। आपने देखा कि उन मेम्ब्रेन के क्या आप नाम बता सकते हैं? एल्विलाई की मेम्ब्रेन कौन सी एपिथेलियम होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। जो ब्लड वेसल है उसका वॉल का क्या नाम है? एंडोथेलियम। बीच में सब्सटेंस है, क्या नाम है उसका? बेसमेंट सब्सटेंस, मेम्ब्रेन नहीं। कल शायद मैंने आपको मेम्ब्रेन बीच में बोल दिया था, सब्सटेंस है वो, मेम्ब्रेन नहीं है, बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। तो तीन चीजें हो गई आपके जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, और दिस डिफ्यूजन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर। अब जल्दी से एक बात कर लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसके अंदर आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उतना ही ऑक्सीजन होता है जितना किस में होता है? टिश्यूज में होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 95। एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है? 95। CO2 का अमाउंट बताइए टिश्यूज में, प्रेशर के टर्म्स में 45। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बताइए, तो आपके पास जितना टिश्यू के अंदर है उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम पढ़ रहे थे, किससे मैच करा रहे थे उसको? टिश्यूज के साथ। जो ऑक्सीजनेटेड था उसको किसके साथ मैच करा रहे थे? एल्वेलाई के साथ, राइट। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटीज पे। तो सबसे पहले मुझे बताइए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर दैट वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन और रिलीजिंग आउटसाइड, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। अमाउंट इज 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताइए कितना होता है? 2500 to 3000, right? This is the amount. This is the amount that we are taking after what? After normal respiration. Normal respiration के बाद आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि मैं मैक्सिमम इतना अमाउंट ले सकता हूं. So that is the inspirational reserve volume. Expiratory reserve volume बताइए जल्दी से. 1000 से 1100. लेकिन होता क्या है? मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन रिलीज आफ्टर द नॉर्मल रिलीज. मतलब नॉर्मली आपकी लिमिट थी 500, उसके बाद एडिशनल आपने कितना रिलीज किया? 1000 to 1100, राइट. उसके बाद आता है रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200. ये भगवान जी का आपको गिफ्ट है, राइट. उसके बाद हमने कैपेसिटीज की बात की. आपसे पूछा गया कि भाई कितना आप वॉल्यूम एयर का ले सकते हो, उसको उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. क्या बोलेंगे, कैसे फॉर्मूला क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. आपसे पूछा जाए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताइए, TV प्लस ERV. आपसे पूछा जाए वाइटल कैपेसिटी बताइए. आपसे बोला गया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बताइए. आपसे बोला गया वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन बता दो, क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी आर व्हाट. दो डेफिनेशन होंगी. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपिरेशन, आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना एयर इनटेक कर सकते हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना अमाउंट आप रिलीज कर रहे हो, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी कितना हो गया? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें हमें पता है कि एक पिगमेंट इन्वॉल्व है. आई विल बी टेकिंग 2 or 3 more मिनट, पूरा चैप्टर हो जाएगा. हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व है. मसल्स में कौन सा पिगमेंट होता है? मायोग्लोबिन होता है. ऑक्सीजन कितने बाइंड करता है मॉलिक्यूल, वो सॉरी हीमोग्लोबिन कितने बाइंड करता है? 4 बाइंड करता है. कैसे टाइप का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है? एलोस्टेरिक है, राइट.
कितनी चेन होती है इसके पास? 4 चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इसका कर्व आता है जो ऑक्सीजन बाइंड करता है वो कैसा आता है? सिग्मॉइड आता है। मायोग्लोबिन का कैसा आता है? हाइपरबोलिक आता है। अगर आप देखो, आपको दिया जाए एक इन्फेंट का हीमोग्लोबिन और आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो आप मुझे बताइए इन्फेंट वाला राइट शिफ्ट शो करेगा, लेफ्ट शिफ्ट? लेफ्ट शिफ्ट शो करेगा। उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने की ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दी, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग पे असर पड़ता है। आरबीसीज के अंदर ग्लाइकोलिसिस के साथ क्या बनता है? 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसके रेट को अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। आपसे जैसे दे तो दिया जाता है कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अफेक्ट करता है, लेकिन कैसे अफेक्ट करता है? द थिंग इज कि इट इज गोइंग टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो अगर सपोज एक मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपकी मोनोपॉली है, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो ईजिली बाइंड कर लोगे, जैसे कि HbF के केस में होता है। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड नहीं करता, राइट। तो उसके साथ क्या है, बहुत तेजी से ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है। लेकिन इस केस में नॉर्मली 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है। अगर 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट होगा तो शिफ्ट मुझे बताइए राइट होगा कि लेफ्ट? राइट। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा, ये तो हमने कर्व के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसमें कि जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ऑक्सीजन का कितना % प्लाज्मा में हो रहा है? 3%। 97% कैसे हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आपका डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7% कैसे हो रहा है प्लाज्मा में? 70% बाइकार्बोनेट, 20 to 25% वो हो रहा है आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। क्या बोलते हैं उसको जब वो उससे बाइंड करता है? कार्ब अमीनो। अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसके बाद जब हमने देखा कि ये सब इसके साथ बाइंड कर गया, तो इसमें आपका जो 70% है, मेनली उसको डिस्कस करते हैं कि जी 70% पहले कहाँ आता है? सेल से CO2 निकली, कहाँ जाएगी पहले? पहले जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ जाएगी? प्लाज्मा में। प्लाज्मा से कहाँ जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कौन सा कोफैक्टर होता है? जिंक। उससे ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा। वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा? H2CO3। ब्रेक डाउन करके क्या बन रहा है? आपके पास H+ और HCO3। HCO3 कहां वापस आएगा? प्लाज्मा में। अब ये ट्रांसपोर्ट होकर कहां तक जाएगा? एल्वुलाई। एल्वुलाई में पहुंच के क्या करेगा? वापस आरबीसी में आएगा। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या करेगा? फिर से ज्वाइन कर देगा। क्या बन गया? H2CO3। फिर से क्या बनेगा? H2O एंड CO2। CO2 बाहर रिलीज हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने देखा इसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है। तो आपके पास एक न्यूरल कंट्रोल है, एक केमिकल कंट्रोल है, कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। न्यूरल कंट्रोल में कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व है? हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा, स्पेशली मेडुला और पॉन्स। उसमें 2 पोर्शन हो गए, एक हो गया वेंट्रल और एक हो गया डॉर्सल। डॉर्सल रिस्पिरेटरी एरिया किस में इन्वॉल्व होता है? इंस्पिरेशन। वेंट्रल किस में इन्वॉल्व होता है? इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। कीमो सेंसिटिव एरिया कहां कहां प्रेजेंट होंगे? फॉर द कैरोटिड एंड एरोटिक आर्क। किन 2 चीजों के लिए सेंसिटिव होते हैं? हाँ, उसके उसी, हाँ नहीं, पॉन्स और मेडुला, पॉन्स वाला ही बोला गया, उसी रीजन को मेडुला ऑब्लंगाटा को ही डिफाइन किया गया बच्चे दोनों। ये न्यूरो सेंसिटिव एरिया में ही बताया गया दोनों का, मेडुला और पॉन्स। एक्चुअली क्या होता है, जब आपका जो मेडुला वाला पोर्शन है ना, मेडुला जो कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है। मतलब जो मेडुला जो फंक्शन कर रहा है, पॉन्स का फंक्शन ये है, जैसे एक होता है ना सुपरवाइजर, जैसे काम कोई कर रहा है, सपोज आप पढ़ रहे हो, लेकिन सपोज मैं आपको गाइड कर दूं, तो आई एम अ काइंड ऑफ मॉडरेटर, राइट। तो जो पॉन्स, मेडुला जो काम कर रहा होता है, उसका जो मॉडरेटर है वो कौन है? पॉन्स, राइट। तो काम एक ही हो रहा है, मतलब एरिया यही 2 बन रहे हैं, लेकिन इसमें मेडुला और पॉन्स दोनों इन्वॉल्व है। काम कर रहा है मेडुला, मॉडरेट कौन कर रहा है? पॉन्स, राइट। तो 2 एरियाज हो गए, वेंट्रल और डॉर्सल। डॉर्सल कर रहा है इंस्पिरेशन को और वेंट्रल कर रहा है दोनों को। कीमो सेंसिटिव एरिया में कैरोटिक और एरोटिक आर्क में किन 2 कंसंट्रेशन के लिए इन्वॉल्व है? H+ एंड CO2, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। थैंक यू। चलो।